तो अब इस बात को छोड़ो, हम्म, अब मैं दूसरी बात बता रहा हूँ जी जी सर पूछिए। कि गांधी जी ने बहुत से इतनी वो मेहनत नहीं करी थी आज़ादी दिलाने में जितनी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और भी वो थे, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह और थे। हाँ। तो उन्होंने मेहनत की थी, लेकिन मेहनत तो सभी ने की थी, पर एक बात आ रही है कि गांधी जी की बकरी, जिससे गांधी जी बकरी बांधते थे, वो रस्सी आज भी न्यायालय कोर्ट में धरी है दिल्ली, लेकिन वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी पर झूले थे, वो रस्सियाँ कहाँ गईं? ओह। कहते हैं कि गांधी के चरखे से आज़ादी आई, तो वो भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव और वो कौन थे? अच्छा। हम्म, एक गाना भी तो है भजन, गुदड़ी के लाल तूने कर दिया कमाल, चर न तीर न तलवार चरखे की धार, जी। ऐसे करके। अच्छा आप और बताओ, आप और गांधी जी के बारे में क्या सोचते हो वैसे? वैसे तो क्या किया है गांधी जी ने, कुछ ऐसा हो दिमाग में कि किया ही क्या है गांधी जी ने, ऐसा कुछ सोचते हो? बहुत सी चीज़ की है, पर ये गलत है जो ये कही गई है। हम्म, नारियाँ जलती रही नारों में, भेड़िए फिर भी मौन थे। अरे क्यों झूठ बोलते हो साहब? गांधी के चरखे से आज़ादी आई। वे 25 साल के नौजवान कौन थे? अरे है, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, एब्सोल्युटली। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि हमको आज़ादी सिर्फ गांधी जी की वजह से नहीं मिली। यस। हाँ, कि हमारे देश के जो भगत सिंह शहीद हुए, सुखदेव, राजगुरु शहीद हुए, चंद्रशेखर यस। आज़ाद को गोली खानी पड़ी, शहीद हुए, मतलब ये क्यों कह रहे हो कि गांधी जी के चरखे से आज़ादी आई? तुम्हारी शिकायत है ये? ये और ये भगत सिंह गांधी जी भगत सिंह की फांसी भी तो रुकवा सकते थे, हाँ, इन्होंने क्यों नहीं रुकवाई? क्यों नहीं रुकवाई, क्यों हमारे एक वीर सपूत को शहीद होना पड़ा? यस। ओवरऑल आज गांधी जी कटघरे में खड़े कर दिए आपने। यस। अच्छा, और बताइए गांधी जी को लेकर और भी क्या मन में शिकायत हैं आपके? वैसे तो गांधी जी ने बढ़िया ही किया है, हम्म, और तो कुछ नहीं, इतना ही कहना चाहेंगे। अच्छा, तो अब हम अपनी बात बताएं आपको कि गांधी जी क्यों यस। पूजनीय है। देखिए गांधी जी का अगर हम देखा जाए, गांधी जी की बात करें, गांधी जी को महात्मा कहने वाले हम लोग हैं, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले हम लोग हैं, गांधी जी को देश का एक कहें कि पिता हमने कहा। गांधी जी ने तो नहीं कहा खुद को कि भाई मैं महात्मा हूँ, मैं पिता हूँ, या मुझे आप राष्ट्रपिता बना लो, उन्होंने तो कहीं नहीं कहा था। गांधी जी ने जो किया, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु ने जो किया, सुभाष चंद्र बोस जी ने जो किया, उन सबके कार्य अपनी अपनी जगह पर महत्व रखते हैं। अगर हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे, तुम बीच में बोल सकते हो, तुम्हें जो पूछना हो। उन्होंने हाँ। लेकिन वो इतना महात्मा गांधी जी का वो आता है, गुणगान। गुणगान आता है, इतना भगत सिंह और उनका तो नहीं आता। हाँ। चलो हमने मान लिया गांधी जी वो थे, महान थे, हम्म, तो वो अम्बेडकर जी ने इतिहास रचा है, बिल्कुल। उनको तो कोई नहीं कुछ क्या कहता। क्या बात है, अम्बेडकर को भी तो पूजो भाई, उनको भी यस। तो कहीं रखो, उनको भी तो कहीं लाओ निकाल। उन्होंने तो इतिहास रचा है बहुत बड़ा। बहुत बड़ा, कितनी पढ़ाई की, देश के सबसे बड़े ज़्यादा यस। पढ़े लिखे व्यक्ति थे, संविधान बनाने में कितनी बड़ी भूमिका की है, एब्सोल्युटली। उन्होंने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कितनी मेहनत की। कितनी मेहनत की है, एब्सोल्युटली। बीमार हो जाते थे पढ़ते पढ़ते, लिखते यस। लिखते। ये भी बात तुम्हारी जायज़ है। तो तुम ओवरऑल गांधी जी को ही क्यों इतना प्रेफर कर रहे हो आप लोग, और हमारे क्रांतिकारी और सेना नायक क्यों नहीं आगे आ रहे हैं, समाज के सामने क्यों नहीं लाए जा रहे हैं? यस। ये बात तो आपकी जायज़ है भाई सोहित कुमार, के भाई सिर्फ गांधी जी ही नोट पर क्यों रहें, यस। यस। अम्बेडकर, भगत सिंह नोट पर क्यों न छापे जाएं, तो बात तो जायज़ है। अब ये तो देखो, मेरा विचार तो ये है कि गांधी जी ने जो किया वो अपने आप में काबिल तारीफ काम थे। जिस प्रकार गांधी जी ने अंग्रेज़ों को हैंडल किया, जिस प्रकार गांधी जी ने अंग्रेज़ों को टैकल किया, जिस प्रकार उनसे नीतियों से जीता, वैसी नीतियां और कोई नहीं ला पा रहा था। अंग्रेज़ों का क्या था सोहित, कि अंग्रेज इतने बर्बर थे
कि जब भी हमारे देश में कोई आंदोलन होता था युवाओं का, जैसे भगत सिंह आदि बहुत नेताओं ने, बहुत युवान क्रांतिकारियों ने आंदोलन किए, तो अंग्रेज उनको दबाने के लिए इतने भयंकर नीतियां अपनाते थे। स्टेट गन से जलियांवाला हत्याकांड सुना है? Yes. गोलियां चली थी वहां पर। क्यों चली? 1919। क्यों चली? क्योंकि वहां जहां जहां अंग्रेजों को लगा कि भीड़ इकट्ठी होकर हमको दबाएगी, वहां वहां अंग्रेजों ने हथियारों का प्रयोग किया और हम भारतीय हथियारों से जीत नहीं पाए। अगर Yes. जीत पाते तो जलियांवाला हत्याकांड नहीं होता ना। अगर हम, भीड़ कितनी थी उसमें, देश को आज़ादी बहुत दिन पहले मिल जाती। अगर हम हथियारों से अच्छी तरह से लड़ना जानते, न तो हम जानते थे हथियारों से लड़ना, न हमको हथियारों की समझ थी, न हमारे पास हथियार ही थे। तो जब गांधी जी का प्रादुर्भाव हुआ तो गांधी जी ने अहिंसा की नीति अपनाई। गांधी जी का देखो, भगत सिंह का रोल कहाँ है, भगत सिंह की महत्वता कहाँ है? युवाओं के खून को आग देना। सुभाष चंद्र बोस की महत्वता कहाँ है? भारतीयों को हथियार चलाना सिखाना, भारतीयों को सैनिक बनाना। सुभाष चंद्र बोस ने ही तो सबसे पहले भारत में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। चंद्रशेखर आज़ाद का रोल कहाँ पर है? चंद्रशेखर आज़ाद का रोल है जो नवयुवक थे उन नवयुवकों को बांधे रखना। जो चंद्रशेखर हिंदुस्तान जो रिपब्लिकन कमेटी बनी थी उनके अंतर्गत। अब आप एक चीज नोट करके देखो, गांधी जी भी अपनी जगह पर कर रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी अपनी जगह पर लड़ रहे हैं, भगत सिंह भी अपनी जगह पर लड़ रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस भी अपनी जगह पर लड़ रहे हैं, और फिर अंबेडकर जो हमारा दलित तबका था, जो हमारा दलित वर्ग था, जो हमारी पिछड़ी हुई समाज थी, उसको चेतना दे रहे हैं, उसको मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं। लड़ाई जो हमारे आज़ादी के सैनिक थे ना, ये हमारे सैनिक हैं। पिता महात्मा गांधी, नेहरू जी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये हमारे आज़ादी के सैनिक हैं। जी। इन सैनिकों को लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़नी थी, इनमें से कुछ को लड़ाई अपने भारतीयों के उच्च तबके के प्रति लड़नी थी। जैसे अंबेडकर जी ने लड़ी दलितों के लिए लड़ाई पंडितों से। यस। हमारे कुछ सैनिकों को लड़ाई लड़नी थी हमारे राजा महाराजाओं से। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लड़ी रियासतों के राजाओं से, जो नवाब रियासतों के थे। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी कठोरता से बड़ी 500 कुछ रियासतों को अपनाया था ना, एक तरीके से अपने लिए मनाया था। यस सर। तो क्यों? क्योंकि वो रियासतें हमसे दूर रहना चाह रही थी। यस। तो रियासतों के नवाबों से भी हमारी लड़ाई चल रही थी, हमारे सैनिकों की, और हमारे देश के महान नायकों की लड़ाई भी चल रही, अंग्रेजों से भी लड़ाई चल रही थी। तो हमारा देश सिर्फ अंग्रेजों का गुलाम नहीं था, हमारा देश एक बहुत बड़ी व्यवस्था का गुलाम था। हमारा देश की जो हमारी देश की जनता थी वो ये मान चुकी थी, उसको ये पता ही नहीं था कि भारत भी कुछ है। भारत रियासतें थी, भारत आज का जो भारत है वो 1947 से पहले नहीं था। मैं बोलूं, हाँ, ये जो लूट हुई है, जैसे पोरबंदर से आए थे कुछ विदेशी और वो मसाले फसाले ले गए और बहुत धन कमाया उन्होंने भारत से, तो उनको ये रोक क्यों नहीं पाए? हमारे देश के जो नवाब थे, यस। देखो यहाँ से थोड़ा सा आपको ये समझने की जरूरत है कि जब ये लोग आए थे ना व्यापार करने, 1498 में जब वास्को ड गामा आया, यस। जो कालीकट पर पहुंचा, तो वो एक व्यापारी बन के आया था। यस। वो आक्रमणकारी नहीं था, वो कोई हम पर हमला करने नहीं आया था, No. वो केवल एक व्यापार के लिए आया था। जब वो व्यापार के लिए आया तो उस व्यापार में हमारे देश के नवाबों का भी लाभ था, जी। उनको भी वो पैसा देता था, नई नई किस्म की हीरे मोती जवाहरात देता था, और यहाँ से काली मिर्च वगैरह वस्त्र वगैरह ले जाता था भाई। तो वो व्यापार। अब एक चीज़ सोचो, हम अपने घर पे व्यापार कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति आए हमसे खल तेल खरीदने कि भाई खल तेल चाहिए मुझे, और हम उसे खल तेल बेचेंगे, भाई हमें तो बनाना है अपने घर पे, वो हमें पैसा दे रहा है। अब वो हमारे यहाँ एक कमरा लेके रहने लगे कि भाई मुझे यहीं रख लो, मैं आपके यहाँ से खल तेल बेच के यहीं से यहीं बेचूंगा। यस। समझ रहे हो? लेकिन धीरे धीरे क्या करे, वो 1 से 2 हो जाए, 2 से 4 हो जाए, 4 से 5 हो जाए, और हम आपस में लड़ने लगे। यस। जो खल तेल के मालिक हैं वो आपस में लड़ने लगे और वो लोग इकट्ठे होते जाएं। तो वो क्या करेंगे, अगर खल तेल के 4 मालिक हैं तो वो चारों में से एक एक से दोस्ती करेंगे, वो चारों लोग। जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैन और फ्रांसीसियों ने की, जिस प्रकार वो पांचों आए थे ना, इन पांचों ने जिस प्रकार, हाँ थोड़ा सा काम चल रहा भैया, नीति अपनाई, उस नीति उन्होंने क्या था, हम तो लड़ा दिया आपस में,
हमको आपस में लड़ा के खुद एक एक से दोस्ती करके सबको अपने कब्जे में ले लिया, और फिर एक दिन क्या हुआ, सब कब्जे में आ गए। हम कमज़ोर हो गए, वो मजबूत हो गए। वो विदेशी थे, वो तो आए ही थे हम पर। अब जैसे हमारे घर पे अगर किसी को मौका मिले शासन करने का, तो वो छोड़ेगा थोड़ा ही हमको। वो तो चाहेगा ना कि कैसे भी हम कब्जा कर लें इनके घर पर। यस तो यही कब्जा हुआ हमारे ऊपर। यस। अब आगे बताओ। तो जैसे अंग्रेज़ों ने जो कब्जा किया, तो ये स्वामी विवेकानंद और ये गांधी जी अंग्रेज़ों के यहाँ क्यों पढ़ने गए? अच्छा, जैसे स्वामी विवेकानंद जी पढ़ने तो नहीं गए। वीडियो चल रही है बेटा पूरी? पढ़ने तो स्वामी विवेक, जैसे जो लोग पढ़ने गए, अब उसकी पढ़ने का वजह क्या था? देखो, अंग्रेज थे अंग्रेजी जानने वाले, और हम थे संस्कृत या हिंदी जानने वाले। यस अब हमारा जो कल्चर था, हमारी जो सोच थी, वो भारतीय द्वीप में, भारतीय महाद्वीप जो है अपना, इसमें हम केवल यहीं तक सीमित थे अपनी एजुकेशन को लेकर। लेकिन ये अंग्रेज यूरोप से आए थे, यूरोप से। यस अब यूरोप की जो संस्कृति थी, जो हम पर शासन कर रही थी, उसको समझने के लिए कि लोग कैसे सोचते हैं, तो वहाँ की भाषा, वहाँ की सोच को जानने के लिए वहाँ की भाषा जानना जरूरी था, वहाँ की एजुकेशन व्यवस्था को जानना जरूरी था। और संपूर्ण संसार जिस भाषा में बात करता है, वो अंग्रेजी आदि भाषाएं हैं, उन भाषाओं को समझना बहुत ज़रूरी था। तो जैसे ही हमारे कुछ देश के लोग विदेशों में पढ़ पढ़ के सीख के आए वकालत करना, शासन कैसे करते हैं, पॉलिटिक्स कैसे करते हैं, तो फिर हमारे देश को भी नेता, जैसे गांधी जी विलायत पढ़ने गए, गांधी जी जब पढ़ के आए तो उन्होंने अपने देश में आके काउंटर किया ना अंग्रेजों का। Yes. पहले वहाँ पढ़ा उनके यहाँ जाके, और फिर अपने देश में आके अपने लोगों के लिए लड़ाई की, तो उससे फायदा हुआ। यस। तो ये जो मुगल आए थे, तो इनको बहुत से थे हमारे देश के राजा, तो इन मुगलों से क्यों नहीं लड़ पाए? पृथ्वीराज चौहान और एक और राजा थे, उन्होंने अपनी गर्दनें उड़ा ली। इसकी वजह देश के लिए क्या थी सोहित बाबू? एक चीज बताओ, आप 4 भाई हो, यस अगर आप 4 भाई एक साथ रहोगे, तो किसी दूसरे मोहल्ले के बालक के द्वारा तुम पर अगर कोई हमला किया जाता है, तुम तो लड़ाई की जाती है, क्या जीत पाएगा? नो नहीं जीत पाएगा ना। लड़ाई होगी तो तुमसे तुम्हारी वस्तुएं नहीं छीन पाएगा। यस लड़ाई होगी तो कम से कम या तो वो हारे जीता है, मामला बराबर का होगा। लेकिन अगर तुम चारों भाई जब पढ़ने जाते हो, अकेले अकेले जाओ, अलग अलग जाओ, और उसको पता हो कि ये चारों में बनती नहीं है, तो पहले तुमसे लड़ेगा, फिर तुम्हारे भाई से लड़ेगा, फिर तुम्हारे छोटे भाई से लड़ेगा, और एक एक को पीटेगा। यस यही हमारे देश के राजाओं में कमजोरी नहीं थी, हमारे पास किसी चीज़ का अभाव नहीं था। हमको ना वो इतिहास जो पढ़ाया गया है वो बहुत छोटा इतिहास है। हमारे राजाओं ने भी बहुत पीटा उनको, बहुत लत्याया, बहुत मारा, लेकिन फिर बहुत समय तक जब आक्रमण हम पे होते रहे, तो हमारी भी कुछ कमजोरियां थी, तो उन कमजोरियों की वजह से हम धीरे ये धीरे। छत्रपति शिवाजी थे, ये हमारे यहाँ के ही थे, हाँ थे हाँ ना? हाँ, तो हमारे ये मुगलों में जाकर क्यों मिले थे? औरंगजेब के बाद छत्रपति शिवाजी बैठे थे अच्छा, मुगल शासन पर। मुगल शासन पर औरंगजेब के बाद छत्रपति शिवाजी नहीं बैठे। हाँ, कोई और था हाँ, उसके बाद मतलब बैठे। जब उसमें ये है कि जो जो ये मराठा साम्राज्य था ना, ये एक तरीके से चौथ पर काम करता था। ये इतिहास का एक विषय है कि इनका काम था कि तुम हमें कुछ दो, हिस्सा पैसा दो, हम तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे। छत्रपति शिवाजी से पहले की व्यवस्था थी जी कि जो मराठा लोग थे वो क्या करते थे कि तुम दोनों लड़ रहे हो, मैं मराठा हूँ, तो मैं तुमसे कहूँगा, मुझे तुमसे मतलब नहीं कि तुम मुगल हो या तुम कोई और हो, मेरा काम सिर्फ एक है कि तुम मुझे 100 रुपये दो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, बस। जी जब इनको पता चला कि ये तो मेरे ही घर का दुश्मन है और वो मेरा भाई है, तो इन्होंने फिर तेरा विद्रोह किया। फिर मराठा अलग हो गए मुगलों से, लेकिन मराठाओं की लड़ाई मुगलों से कम ही हुई, ज़्यादा मुगलों से मराठा की लड़ाई हुई नहीं, ये बात सही है। तो ये था इसी में, क्योंकि इनका उद्देश्य ये नहीं था, इनका उद्देश्य भारत राष्ट्र नाम का अस्तित्व ही नहीं था तब तक। भारत 1947 के बाद बनाए, तो ये क्षेत्रीय शासक हुआ करते थे। ये एक क्षेत्र की सेना होती थी जो एक क्षेत्र से ही संबंध रखती थी अपना। ये जो भारत है, ये अमेरिका कई बार धोखा दे चुका है भारत को, तो ये भारत उसका साथ क्यों नहीं छोड़ता? देखो, कभी कभी क्या होता है बच्चा, जब सामने वाला हमको पता है धोखा देगा,
लेकिन सामने वाले से हमारी ज़रूरतें इतनी जुड़ी होती हैं कि हम चाहकर भी उसका विरोध नहीं कर पाते। इंसान जब तक ज़रूरत का रहता है, इंसान महत्व का रहता है, इंसान से रिश्ता रहता है। यही अमेरिका, चीन और भारत और रशिया के बीच हो रहा है। आज विश्व एक परिवार बन गया है। इस परिवार में कोई अकेला नहीं रह सकता। चाहे तुम्हारी झगड़ा हो, चाहे तुम्हारा कुछ भी हो, तुम्हें एक दूसरे के साथ रहना ही पड़ेगा। एक परिवार कैसे बन गया? व्यापार के लेवल पर। अमेरिका के ऊपर हम निर्भर हैं और अमेरिका हमारे ऊपर निर्भर है कुछ मामलों में। हम चीन के ऊपर डिपेंड करते हैं, चीन हमारे ऊपर निर्भर करता है कुछ मामलों में। कुछ रशिया को लेकर, कुछ जापान को लेकर, कुछ श्रीलंका को लेकर, अफगानिस्तान, सारे दुनिया के देश एक दूसरे पर निर्भर है। हमको कितना भी धोखा दे लें ये लोग, लेकिन हमें इनके साथ व्यापार करना ही पड़ेगा। आज की, जब तुम बड़े होंगे, जब समझोगे कि आज की इकोनॉमिकल जो डिमांड है वो एक दूसरे के साथ चलने में है, एक दूसरे को छोड़कर चलने में नहीं है। तभी तो भारत की नीति वसुधैव कुटुंबकम की है। भारत की नीति वसुधैव कुटुंबकम मतलब संपूर्ण संसार हमारा परिवार है, सब मिलजुल के रहें, सब शांति से रहें और एक दूसरे का विकास करें। इसकी वजह यही है। तो ये भारत तो इतनी टेक्नोलॉजी ले रहा है, तो ये चीन को क्यों नहीं पार करा है? भारत चीन को नहीं हरा पा रहा है या चीन को पीछे नहीं छोड़ पा रहा है, इसमें बच्चा कई बातें हैं, एक दो बात नहीं है। भारत चीन को नहीं अभी क्रॉस कर पा रहा है, उसकी वजह सबसे पहली तो हम ये कहेंगे कि वहाँ का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज़्यादा है। संसाधन है, संसाधनों पर दबाव कम है। जैसे मान लो मेरे पास हैं 10 रोटी जी, या 1 बीघा ज़मीन। 1 बीघा ज़मीन में तुम 10 मन गेहूँ उपजा सकते हो, और तुम्हारे पास रहने वाले हैं 25 लोग। भारत के पास 1 बीघा ज़मीन है और 25 लोग हैं रहने वाले। तो और वहीं चाइना के पास 10 बीघा ज़मीन है और रहने वाले हैं 50 लोग। तो यहाँ 1 बीघा पर 25 निर्भर करेंगे, वहाँ 1 बीघा पर 2 लोग निर्भर करेंगे केवल। समझ रहे हो? 10 बीघा और 50, तो 1 बीघा पर 5 लोग निर्भर करेंगे, वहाँ 1 बीघा पर 25 खा रहे हैं भारत में। पहली वजह तो ये हो गई। दूसरी समस्या क्या है कि अमेरिका और भारत की जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत अंतर है। अमेरिका में जो सरकार जनता के हित में करती है वो एक तरफा निर्णय लिया जाता है सरकार के द्वारा। यहाँ जो भारतीय सरकारें बनती हैं वो गठबंधन से बनती हैं। लोकसभा, राज्यसभा की सरकारें, संसद में निर्णय बहुत देरी से लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं नीतियों को लागू करने में। फिर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, भ्रष्टाचार के लिए दंड बहुत कम दिए जाते हैं। नीतियाँ आती हैं, भ्रष्टाचार में 100 रुपये आते हैं, 10 रुपये नीचे तक रह जाते हैं। अवेयरनेस नहीं है, जनता में जागरूकता नहीं। जैसे तुम हो, तुम इतने प्रश्न कर रहे हो, हर कोई नहीं कर रहा है। हर किसी को ये प्रश्न करने चाहिए कि हम क्यों पीछे छूट रहे हैं। हर बच्चे को ये प्रश्न करने चाहिए कि हम पीछे क्यों छूट रहे हैं। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। अब दूसरी चीज़ हम बात करें कि अमेरिका और चाइना भी, और भी कई चीज़ें हैं। चाइना की जो इकोनॉमिकल रेट है, चाइना की जो स्वतंत्रता मिली, लगभग हमको और उसको बराबर मिली, एक साथ मिली। लेकिन चाइना में ना टेक्नोलॉजी का विकास बहुत तेज़ हुआ है और हम भारत में हमेशा टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे रहा है। लैक ऑफ एजुकेशन समझ लो, लैक ऑफ सरकार की नीतियाँ समझ लो, इनकी वजह से ये सब रहा है। तो आएगा, लेकिन भारत विकास कर रहा है बहुत। तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चे अगर ऐसी सोच रखेंगे तो भारत विकास करेगा। तो ये जो अमेरिका, ये भारत है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कृषि यहीं पर होती है। तो अमेरिका में सब कृषि के सब टेक्नोलॉजी, भारत में क्यों नहीं है? वो भारत में टेक्नोलॉजी न होने का कारण, अमेरिका से अगर देखो, अमेरिका, चाइना, ये सब ना संसाधनों में भारत से थोड़े ज़्यादा हैं। जैसे कि हीरा, सोना, कोयला, तेल, ये सब उनके पास थोड़ा ज़्यादा है। और अमेरिका तो बहुत पहले भी स्वतंत्र हो गया था। अमेरिका बहुत पहले स्वतंत्र हो गया, तो उसको मौका भी ज़्यादा मिला। आ जाओ तुम लोग, बैठ लो आराम से, लेकिन बैठ जाओ, इंटरव्यू चल रहा है, बैठे आ जाओ। बहुत ज़्यादा मौका मिला। अब इसमें जैसे मौका ज़्यादा मिलता है, तो जैसे तुम सोच लो, ये 4 भाई हैं हम, यस, ठीक है, हम 4 लोग बैठे हैं और हम चारों में हम चारों के पास लगभग जैसे 2-2 बीघा ज़मीन है। यस, इसको 2 बीघा ज़मीन पर काम करने का मौका मिल जाए आज, कि भाई तू अपना कमा और खा। तुमको 2 बीघा ज़मीन पर काम करने का मौका मिले 2 साल बाद, मुझको मिले और 4 साल बाद, और इस भाई को मिले और 8 साल बाद। तो इसको जब मिल गया आज ही, तो ये आज से ही कमाने लगेगा, आज से ही इकट्ठा करने लगेगा। लेकिन तुम 2 साल बाद शुरू करोगे, मैं 4 साल बाद। और भारत कर रहा है
1947 में आके अपना काम शुरू, Yes. और अमेरिका 1800 के मध्य में ही कर चुका है काम शुरू। तो ये अंतर पड़ गया, काम करने की आज़ादी पहले मिल गई, संसाधन ज़्यादा थे, वो लोग थोड़े टेक्नोलॉजी के मामले में सचेत भी थे, ज़्यादा जागरूक थे, पढ़े लिखे थे। हम उतना टेक्नोलॉजी को, इनका मेन फोर्स यही है टेक्नोलॉजी। जो ज़्यादा टेक्नोलॉजी में काम करेगा आज के समय में वो ज़्यादा आगे रहेगा। अब भारत काम कर रहा है तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्रोथ बढ़ रही है। वैसे ये चाइना में इतनी टेक्नोलॉजी है, तो ये कहानी आती है एक जलेबी और वो समोसे वाली। हाँ। तो वो कौन सी कहानी सुनाओ पहले। एक आता है यहाँ पर चाइना का, तो वो एक भारत में? समोसा देखता है और वो ले जाता है अपने साथ। वो कहता है ये बाहर से बंद है और अंदर इसमें चटनी कैसे है? तो एक जलेबी लेने आता है ऐसे ही चाइना का, वो जलेबी ले जाता है। वो भी वो कहता है बॉस ये बाहर से मैदा का बना हुआ है, इसमें अंदर चाशनी कैसे है? अच्छा, जब ये अमेरिका और चाइना वाले टेक्नोलॉजी में इतने ही आई है तो भारत की समोसे जलेबी की टेक्नोलॉजी नहीं समझ पा रहे। यस। इसका जवाब तो भाई मेरे पास भी नहीं है कि ये भारत की कुछ खूबियां हैं। भारत का यही दुर्भाग्य है कि भारत का युवा ना, भारत के युवा को एक जामवंत चाहिए, काच प्रसाद रहे बलवाना। जब हनुमान जी के अंदर वो बल था, लेकिन जामवंत जी ने जब याद दिलाया तब वो शक्ति याद आई। भारत के युवा में वो शक्तियां हैं। अब तुम छोटे से हो, ये अब देखो कितने प्रश्न अगर मन में है और इन सब प्रश्न के जवाब मिलते रहे तो एक आइंस्टीन भारत को और मिल सकता है। ऐसे हजारों आइंस्टीन भारत के सड़कों पर खेल रहे हैं, लेकिन न तो कोई जवाब देने वाला है, न उनके कोई सॉल्यूशन दे रहा है। तो ये जलेबी में चाशनी और आलू में समोसे में आलू कहाँ से आया भाई? ये तो ना अमेरिका जान पाएगा ना चीन जान पाएगा कभी। तो ये तो अपना स्पेशल है आलू भारत का। चलो एक क्वेश्चन बताओ, पहले अंडा आया मुर्गी? ये सब तो बातें हैं। आप ना आज तुम इंटरनेशनल स्तर की बातें कर रहे हो, देश को बनाने की बातें कर रहे हो, तो मुझे लगता है वही प्रश्न हमारे ज़्यादा अच्छे रहेंगे कि अंडा पहले आया मुर्गी। ये तो हंसी मजाक की बात है। वैसे तुमने शुरुआत वहाँ से की थी, गांधी जी की और भारत के जो आज़ादी के सैनिक थे। तो हम चलो बीच में आ गए, लेकिन जैसे भटके वहाँ से, तो सैनिक वो मुद्दा समझ में आया आपके कि हर सैनिक अपनी जगह पर लड़ रहा था। यस। गांधी जी अपनी जगह। अब तुम शिकायत करोगे गांधी जी से, या और भी शिकायत बची है? गांधी जी का अपना वैल्यू है, गांधी जी का अपना वैल्यू है, भगत सिंह का अपना वैल्यू है, वो ब्रांड है। हाँ, एक चीज जरूर है कि भारत की सरकारें क्या करती हैं कि कांग्रेस शासन में रही तो उसने केवल कांग्रेस के नेताओं को आगे बढ़ाया, गांधी जी को, नेहरू जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ये इंदिरा गांधी और ये मायावती हैं पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा की। तो इन्होंने, इंदिरा गांधी ने ये एक बार लड़ाई लड़ी जा रही थी पाकिस्तान से, तो इन्होंने ऑर्डर नहीं दिया हमारे भारत के सैनिकों को। तो जब एक जाट थे अधिकारी, तो उन्होंने उनको गाली गलौज की कि इसमें ही गोली मारो और कुछ ऐसे कहा था। तो तब से उन्होंने ये अलाउ कर दिया कि जाट अधिकारी नहीं बन सकते। तो इसका क्या सॉल्यूशन? ऐसा कुछ हुआ था? यस। मेरी समझ से तो बाहर है भाई, तो मैं इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा कि इंदिरा गांधी जी ने कभी जाटों के लिए ऐसा कुछ कहा। जो भी है, अब जो होगा तुम भाई अपना करना, बच्चे आगे। तो मायावती ने अलीगढ़ और हाथरस का जन क्या कर दिया है? क्या कर दिया है तो पक्की जानकारी करो, क्या कर दिया मुझे तो नहीं पता। मायावती जी तो पिछले कई सालों से, 8-10 सालों से, उन्होंने ये कर दिया है कि वोटिंग हमारी हाथरस जिले में और आते अलीगढ़ में। अच्छा। मायावती जी ने ये कर दिया, ऐसी कि डाल दी है। अच्छा, लोकसभा की वोटें हाथरस में पड़ती हैं, लेकिन हम अलीगढ़ जिले में आते हैं, ये कैसा है? हाँ, ये कंफ्यूजन है मामला। यस। तो अब मायावती जी ने क्यों किया वो मायावती जाना, लेकिन इससे कोई ज्यादा बड़ी हानि। रीजन यही था। तो ये प्रधानमंत्री जी हटा तो सकते हैं ना इस अलाव को? हाँ, हटा सकते जाटों हैं जाटों की वजह से कि अलीगढ़ के जो जाट है। सीट है तो मतलब वो भी शायद 2 पंचवर्षीय हो रहा है अभी 80 सीट। अच्छा, एमपी की मायावती ने तो हाथरस जिला पर हाँ, चलो तो आगे हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हटना चाहिए। अगर बच्चों की आवाज है तो हटेगा। चलो अब दोबारा पृथ्वी पर ही आ जाते हैं। तो तुम पृथ्वी पे भटके करो मत, अगली वीडियो मांगे हम पृथ्वी पे फिर। सही है भैया, इसके लिए काफी है भाई साहब। सुनियो बच्चे के प्रश्नों को। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।